अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहम केस की समाअत हुई। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा और अदलिया में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया, उसके ऊपर जो समाअत हुई है बहुत से इशूज़ डिस्कस किए गए। गो के ये समाअत अभी टेंटेटिवली 29 अप्रैल तक, ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन बहुत से इशूज़ और ख़ासकर जो तनकीद हो रही थी इस सारे के सारे इशू पर न सिर्फ जो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए, चाहे वो जुडिशल जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स था फुल कोर्ट का इनिशियली, वो फिर इंक्वायरी कमीशन बनने का मामला, उसके ऊपर होने वाली तनकीद, फिर शुरू में सो मोटो क्यों नहीं लिया गया उसके ऊपर तनकीद की जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि जब ये 7 रुकनी बेंच बन गया तो फुल कोर्ट क्यों इसकी समाअत नहीं कर रहा। जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने आज इसको भी अपने रिमार्क्स में एड्रेस किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है, अदलिया पर हमला हुआ तो सिविल जज से लेकर मैं, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस और मेरे साथी सारे के सारे उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। ये भी कहा कि इस्लामाबाद में 7 जजेस मौजूद थे, इसीलिए आज बेंच में 7 जजेस बैठे हैं और ये इशारा दिया कि हो सकता है आइंदा जब ईद के बाद समाअत हो तो फुल कोर्ट बैठे। फिर कहा कि जजेस को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार आइन ने दिया है। ये वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने इल्ज़ाम जो लगाया उस सिलसिले में कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। तो काजी फायजी साहब कहते हैं कि जिस जज से मुतल्लिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि जब रिस्पेक्ट ऑफ पावर्स की बात होती है या ख़ुद मुख्तारी की बात होती है तो फिर हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्ट ऑफ पावर को भी देखना होता है। ये भी बड़ी पेचीदगी है, हम दूसरी अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। कमीशन बनने पर एक अजीब ही माहौल बना दिया गया। तसद्दुक जिलानी पर इल्ज़ामात लगाए गए, उनका नाम तजवीज़ करने पर हमें शर्मिंदगी हुई, यहाँ तक तनकीद की गई और मामलात को अजीब रंग दिया गया। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने ये रिमार्क दिया कि 2017 से ये सब चलता आ रहा है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते इन तमाम तर मामलात के ऊपर। अब सवाल हमारा अपने तज्ज़ियाकारों के लिए कुछ यूँ कि जो तनकीद हो रही थी जजेस के ख़त के मामले के ऊपर मुख्तलिफ मराहिल पर, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जितने भी जजेस हैं, अदलिया का, आला अदलिया का जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स था, गाहे गाहे मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके ऊपर तनकीद हुई। क्या आज जो वजाहती रिमार्क्स या आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से, वो मुतमईन कर पाए होंगे जो तनकीद कर रहे थे उनको? क्या जवाब मिल गया? हमें आज पैनल के ऊपर ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, सबसे पहले आपकी रहनुमाई चाहूँगी। मुख्तलिफ चीज़ें हमने भी डिस्कस की, बहुत से सवाल थे जो हमारे जहनों में थे। आज जिस तरह से रिमार्क सामने आए हैं और बहुत सी चीज़ों की वजाहत की गई है, ख़ासकर ये नुक्ता कि फुल कोर्ट इनिशियली क्यों नहीं तश्कील दिया जा रहा था, क्या समझती हैं कितना सेटिस्फाई कर पाया होगा, कितना सेटिस्फाइंग था? जी शुक्रिया अलीना। डिपेंड करता है आप कौन हैं। मेरा ख्याल है बहुत से लोग, उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन अ वे हम सब शायद ये जो लेटर 6 जजेस ने लिखा है उसको अपने कैथारसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये कहना मेरा नहीं ख्याल गलत होगा कि इस मुल्क में सब ही फील करते हैं, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखो, जो भी पब्लिक फेसिंग प्रोफेशन है, कि इदारे जो हैं वो मुदाखलत करते हैं आपके काम में। तो उस लेटर को मेरा ख्याल है सब ने अपने कैथारसिस के लिए इस्तेमाल किया और सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाया जाए। लेकिन मुझे शुरू से ये कंसर्न रहा है कि इसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा क्या, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं जो ये प्रोसीडिंग्स ले सकती हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं शायद वो पूरी तरह ना मीट कर सकें। बहुत से इश्यूज हैं प्रैक्टिकलिटी के, जुरिस्डिक्शन के, इख्तियारात के। तो मेरा ख्याल है ये कुछ लोग तो अनसेटिस्फाइड रहेंगे इन प्रोसीडिंग्स से और जो भी इनका कंक्लूजन होता है उससे। अब अलीना, मैं इसको डिटेल में बात कर सकती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को सुना है इस पे बात करते हुए और उन सबकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। कुछ लोग चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी और वो चाहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन हो, क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी हो उन लोगों की जो इसमें मुलविस हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फिर कहा जाता है कि हमें पास्ट में भी जाना है। अब जितना आप माजी में जाते चले जाएंगे उतना दायरा कार बढ़ता रहेगा इन प्रोसीडिंग्स का और फिर अकाउंटेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी। स्पेशली क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस साहब ने खास तौर पर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी करने का खुद से नहीं है अथॉरिटी, तो उन्हें इवेंचुअली जाना तो
एग्जीक्यूटिव के पास ही पड़ेगा। तो ये हो गई अकाउंटेबिलिटी की बात। और आप माजी में भी जाके देख लें, 2 जजमेंट्स मेरे जहन में आती हैं। असगर खान वाली जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हुकूमत को ही कहा कि आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट करें, लेकिन हमने देखा कुछ नहीं हुआ। फिर हमने फैजाबाद धरना जजमेंट में भी देखा, हुकूमत को और जो आपके इदारे हैं उनके हेड्स को कहा गया कि वो अकाउंटेबिलिटी करें, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की जहाँ पे डायरेक्शंस दी गई हैं वो एग्जीक्यूटिव को ही दी गई हैं, आप अकाउंटेबिलिटी करें, और हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। और ये वैसे केसेस हैं जो इतने पेचीदा नहीं है जितना ये मामला है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जो आप देख रहे थे उसकी बेसिस पे, जो एडमिटेड रिकॉर्ड था उसकी बेसिस पे ये डायरेक्शंस दी गई। यहाँ पे वो मामला नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जो नौयत होगी वो मुख्तलिफ होगी। दूसरा हमने देखा है डिक्लेरेशंस दी जाती हैं। अगेन आप असगर खान जजमेंट देख लें, आप फैजाबाद धरना जजमेंट देख लें, उसमें कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनको अपने दायरेकार में रह के अपना काम करना चाहिए, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस पे भी आप देख लें तो जजमेंट्स मौजूद हैं, शायद हमें एक और डिक्लेरेशन मिल जाए कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन क्या इससे हम सेटिस्फाइड होंगे, देखते हैं। तीसरी चीज जो मेरे ख्याल है अहम है, जिसकी तरफ आज भी इशारा किया गया, कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कवानीन है उनकी तशरीह कर दी जाए, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जजेस का उसकी तशरीह कर दी जाए, ताकि एक गाइडेंस मिल जाए जजेस को कि ऐसे मामलात हो तो उन्होंने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। ये भी हो सकता है, लेकिन अगेन जो लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये एक वाटरशेड मोमेंट होगा पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में, इससे हमारी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, मुदाखलत खत्म हो जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन ये इंश्योर कर सकता है? मेरे बहुत से सवालात हैं। मेरा ख्याल है इवेंचुअली शायद अपसेट हो लोग, डिसअपॉइंट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहे गुड फेथ में जो भी करना चाहे, कुछ चीज़ों में देयर हैंड्स आर टाइड, और कुछ चीज़ों में उनको जो एविडेंस की ज़रूरत है वो उनके सामने नहीं है। सो मैं सिर्फ कॉशन ही करूंगी कि हमारे खुद की जो एक्सपेक्टेशंस लेके आगे चलें इन प्रोसीडिंग से, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सामने रख के होनी चाहिए, और जितना हम स्पेसिफिक हो सकें अपनी ही रिकमेंडेशंस में, अपने तबसरे में, तज्जिए में, उतना मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, ये भी मैं सुन रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस जुरिस्डिक्शन में सब जजेस को बुलाना चाहिए और जुडिशल कन्वेंशन करवानी चाहिए। मेरा सवाल है, मैंने तो इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जुडिशल कन्वेंशन अपनी सुओ मोटो के जो इख्तियारात हैं उससे बुलाई जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जजेस की जो बात है उसको एज इट इज़ उसको मान लेना चाहिए, और फिर उस पे आगे जो इक़दामात हैं वो लेने चाहिए। ये भी सवालात खड़े करता है कि अगर आपने कैसे आप इल्ज़ामात को ओवरऑल तो मान सकते हैं अगर आपने डायरेक्शंस देनी है कि सब इदारे अपनी हदूद में रहें, लेकिन अगर आपने अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाना है तो आप एज इट इज़ तो नहीं मान सकते। तो ये सब पेचीदा मामला है, ये कॉम्प्लेक्स मामला है, और मेरा ख्याल इसकी कम्प्लेक्सिटी को समझ के आगे चलना चाहिए। फौरन अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कुछ ना हो तो नियत पे शायद शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है जजेस जरूर चाहेंगे। बात है कि उनके इख्तियारात उन पे या उनके काम में मुदाखलत ना हो, ये तो सब चाहेंगे, लेकिन वो किस हद तक जा सकते हैं इस पे लेजिटिमेट सवालात हैं और कंस्ट्रेंट्स हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा अगर आप मुख्तसरन ये बता दें, आईनी और कानूनी तौर पर क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस समाज से? क्योंकि आज अदालत ने भी कहा ना, इंक्वायरी अगर करवानी है इन हकाइक की, या हकाइक जानना बड़ा ज़रूरी है, तो फिर वापस FIA इंक्वायरी कमीशन उस तरफ जाना होगा। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जब से खताया, अगेन आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैं भी अपना कैथारसिस ही समझ रही थी इसमें, क्योंकि अगेन अलीना ये एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है कि हम सब एक तरह से हॉस्टेजेस हैं हमारे हालात के, लेकिन सब में अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक मैं भी इसके बारे में आई विल लुक अप कि और अदालतों ने किस तरह ऐसे इश्यूज को हैंडल किया है। मेरा ख्याल है डिक्लेरेशन ज़रूरी है, अदलिया के मामलात में मुदाखलत के खिलाफ एक डिक्लेरेशन, उसकी अहमियत होगी। दूसरा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तशरीह की, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से आए, उसकी अहमियत होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मेरे उस पर सवालात हैं कि किस तरह इस तरह के मामलात में, कि अगर आपके घर पे सर्वेलेंस है, कैमराज लगे हुए हैं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या नोटिस ले सकते हो, क्या हर जज ले सकता है, क्या ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं? इस पे हमें कुछ तशरीह या वजाहत मिल सकती है। फाइनली मेरे लिए अगेन ये थोड़ी एकेडमिक बात लगती है कभी कभी, मेरे लिए बहुत अहम है कि वो जो एक स्ट्रक्चरली कुछ चेंजेस की जाएं, और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, इसमें पार्लियामेंट का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, कि वो अपने इख्तियारात को
शेयर करें, क्योंकि मुदाखलत का एक तरीका ये होता है कि आप एक जज को कंट्रोल करें और अपनी मर्जी के केसेस, अपनी मर्जी के बेंचेस, अपने मर्जी के वक्त पे सुने। तो अगर वो इख्तियारात डाइल्यूट हो जाते हैं, उसमें स्ट्रक्चर आ जाता है, मेरा ख्याल है जैसे हमने देखी इसकी एक मिसाल सुप्रीम कोर्ट में हुई, वो नीचे भी जा सकती है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है इस तरह के प्रैक्टिकल हल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी ऐसे होगी, लोगों को सजाएं मिलेंगी, मुझे ये मुश्किल लगता है। अच्छा, विल सर्कल बैक, क्योंकि इतना कुछ है इसके अंदर, बट शहजाद, आप आज की समाज से किस हद तक आपको लगा कि तशफ़ी हो गई होगी, या लोगों के जो बहुत से सवालात थे वो उसमें सेटिस्फाई हो गए होंगे? खासकर फुल कोर्ट का एक बड़ा मुतालबा था, आज बताया गया कि बुला तो लिया गया है, सो मोटो तो ले लिया गया है, लेकिन क्या क्या आगे जाकर मसले मसाइल आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। कुछ तो क्योंकि ये सारी हियरिंग टेलीवाइज थी और 7 जजेस इसमें बैठे हुए थे, तो कुछ चीज़ों की तो वजाहत मिली है, लेकिन जैसे अभी रीमा बता रही थी कि कुछ चीज़ें अभी भी जो है वो जवाब तलब हैं, और शायद ये मामला पहली दफ़ा इस तरह का आया है, तो इसमें आगे कैसे बढ़ना है, एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ कैसे आप बढ़ेंगे, इस पर आज जजेस के दरमियान भी काफ़ी बहस हुई है। एक तो सबसे पहले 184(3) का अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस क्यों टेकअप किया? पहले उन्होंने खुद रेकमेंड किया था, प्रपोज किया था कि इंक्वायरी कमीशन होगा, साबिक जज, बल्कि आज तो ये बताया गया कि नाम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से ही दिए गए थे। क्या महज तसद्दुक जिलानी साहब का पीछे हट जाना वजह बनाए कि अब इंक्वायरी कमीशन नहीं होगा, 184(3) होगा? मुझे नहीं लगता। ये हो सकता है फिर किसी और का नाम दे देते, अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि यही बेस्ट सोल्यूशन था इंक्वायरी कमीशन, तो किसी और शख्स का नाम देके फिर इस इंक्वायरी कमीशन को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो बज़ाहिर यही नजर आता है, जो तनकीद हो रही थी उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है फैसला किया है। अब क्या वो तनकीद, उसमें कोई वजन नहीं था और सिर्फ प्रेशर था सोशल मीडिया का, जिसका चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र किया, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये टेकअप करना पड़ा है, या जो तनकीद हो रही थी उसमें कोई वजन उनको नजर आया और उन्होंने शायद ये बेहतर सोचा कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आएगा, एक टेलीवाइज्ड जो है हियरिंग होगी तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। आई थिंक इस पे ज्यादा वजाहत आज नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों उन्होंने अब इसको 184(3) में लिया है और पहले नहीं लिया था। मेरे ख्याल से एक चीज जो हमने देखा, जो पहले फुल कोर्ट के बाद एलामिया आया था, उसमें कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं था कि जो जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें गाइडेंस दें कि अगर इंटरफेरेंस होती है, इंटिमिडेशन होती है, तो उसको हम कैसे रिपोर्ट करें, कैसे रिएक्ट करें, उसको कैसे हम साबित करेंगे। इस बात का जिक्र फुल कोर्ट के एलामिया में कहीं नहीं था और यह भी वजाहत नहीं दी गई थी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये मामला क्यों नहीं टेकअप कर सकता। तो मेरे ख्याल से आज एक चीज तो ये क्लियर हुई है कि इसमें 2-3 जो एस्पेक्ट है, एक जो है इन्वेस्टिगेशन का पहलू है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, ये होगा तो एग्जीक्यूटिव के जो मातहत इदारे हैं वही करेंगे। लेकिन एक बात आखिर में जो मैं समझा, मेरे ख्याल से वो कंक्लूड हो ही गई है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड मामला होगा वो जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तय करेगा। और उस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि हमें ऐसे कोड ले डाउन करने हैं जिससे हम इस इंटरफेरेंस को रोक सकें, इस मदाखलत को रोक सकें। तो मेरे ख्याल से जो आपका भी अभी सवाल था कि क्या हो सकता है, 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो मेरे ख्याल से इस तरह की, क्योंकि यहाँ पे क्या मामला है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ बहुत ही ताकतवर कुव्वत है जिसका सामना कभी सियासतदानों को होता है, कभी मीडिया को होता है, कभी अदलिया को होता है। तो जब आप टीवी पे बैठ के आप हियरिंग करते हैं, टेलीवाइज हियरिंग होती है, मेरे ख्याल से उसका प्रेशर डिफरेंट होगा बजाय इसके कि आप एक बंद कमरे में लोगों को बुला के उस पर बात करें। दूसरा, मेरे ख्याल से जो कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये आपने ले डाउन करने, क्योंकि ये बुनियादी डिमांड है जजेस की। वो पूछ रहे हैं, हमें गाइड करें कि हम कैसे इस मामले में रिएक्ट करें। हाँ, वो ये भी जरूर कह रहे हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला हो, उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि आज भी अगर इंटरफेरेंस हो रही है उस मामले पर भी इन्वेस्टिगेट करें। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आया, एग्जीक्यूटिव की बहरहाल मदद देनी पड़ेगी, क्योंकि FIA हो, कोई और इदारा हो, वो सब हुकूमत के मातहत हैं। लेकिन एक और मामला जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का था, उस वक्त भी जब ये आया था तो मैंने बात की थी कि ये तमाम कोर्ट्स पे क्यों नहीं लागू होता, स्पेशली हाई कोर्ट्स पर। और दूसरा, व्हाई ओनली 3 जजेस? ज्यादा हो सकते थे, 5 हो सकते थे, 7 हो सकते थे, क्योंकि खुद ये कहा गया था कि जब सुमोटो लेने का इख्तियार है तो वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर का इख्तियार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो मतलब है 17 जजेस, लेकिन 17 नहीं तो 5 हो सकते थे, 7 हो सकते थे। जितनी बड़ी मेरे ख्याल से तादाद होती इतना ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब कम से कम एक ये भी मेरे ख्याल से गाइडलाइन आ सकती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो बिल है, वो एक्ट है, वो लागू हो तमाम हाई कोर्ट्स पे, ताकि जो सिलेक्शन ऑफ जजेस हैं, बेंचेस हैं, ये ना हो सके। और इस खत में भी इसका इशारा जो है वो 6 जजेस ने किया है।
जहां तक बात है एग्जीक्यूटिव की, फिर एक मैं इसको मुकम्मल कर लूं। जो एग्जीक्यूटिव भी आज ये कह रही थी हमें भी अदलिया की आजादी का ख्याल है, मैं इससे पहले भी मौक़िफ़ ले चुका हूं, ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत को था ना इस हुकूमत को है। और आज मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस अतर मिनवाला साहब ने इस पर बाकायदा कहा भी है कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल हम आज़ादी, जुडिशरी की आज़ादी के साथ हैं, लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही हो कि हमने 5 जो अशखास हैं उनको बेल दे दी है 9 मई के केस में, और अगले दिन उनको 3 MPO के तहत उठा लिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो फैसले आ रहे हैं इसी से आप डिवेट करते हैं, इसी को अंडरमाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से एक तरफ हुकूमत जहां पे एक सांस में ये कह रही थी कि इंक्वायरी कमीशन बड़ा आजाद होगा, वहीं हुकूमत खुद सवाल उठा रही है कि इसके टाइमिंग क्या है, इसमें तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है, वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। और उनके जो ये तो ऑफिशियल जो उनके वुज़रा है वो आके ये पोजीशन ले रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो इन जजेस के खिलाफ एक मुहिम चल रही है जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि नून लीग के सपोर्टर हैं, हुकूमत के सपोर्टर हैं, वो तो एक अलग लेवल है। लेकिन वुज़रा जब आके खुद ये कहें कि तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है इस खत में, वो भी जल्द सामने आ जाएगा। उसकी टाइमिंग पे क्वेश्चन करें और ये कहें कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है देखना पड़ेगा। ये इंक्वायरी कमीशन उन्होंने कहा था कि देखेगा कि क्या इन्होंने खिलाफ वर्जी की है नहीं की है, और आज जजेस जो है वो बाकायदा कह रहे थे कि वो उनकी खिलाफ वर्जी कैसे हो सकती है, वो तो हमने खुद शौकत अजीज सिद्दीकी के केस में डिफाइन कर दिया है। तो मेरे ख्याल से कोई भी हुकूमत हो या ये हो या पिछली हो, माजरत के साथ मुझे तो उनसे उम्मीद नहीं है कि वो इस सियासी माहौल में जहां पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है वो ये चाहेंगे कि जुडिशरी आजाद हो। ये वाज़ेह है बड़ा कि वो फैसले जो आपके हक में आ रहे होते हैं, जो बेंचेस आपके हक में फैसले देते हैं, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, अदरवाइज आप उनको। बट अगर 2 मिनट के लिए इसमें से जो सियासी मौक़िफ़ है वो निकाल कर साइड पे करें, तो मैं आपको जो पहला वाला पॉइंट था उसके ऊपर आपसे सवाल करना चाहूँगी। आपने कहा कि आज आपको वजाहत नहीं मिली कि अदालत ने इसके ऊपर बिलाखिर सो मोटो क्यों लिया, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। बट जब अदालत ये कहती है कि हमने बहुत सी चीज़ों को देखना था, एक तो जैसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मामला, उसके ऊपर हमारा ये अदालत का इख्तियार नहीं है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है वज़ा करना, तो हम इनिशियली इसलिए नहीं ले सकते थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्ट फॉर पावर भी देखनी होती है, खास तौर पे कि कहीं ये तासुर ना जाए कि ये वाले जजेस बैठकर कोई डिक्टेशन दे रहे हैं, या मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का है उसको कहीं ना कहीं हिदायत या उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं समझ आपका सवाल अलीना, मैं इसी तरफ निशान ये वजाहत मिलनी है। जी, आज की हियरिंग के बाद ये मिला है। फुल कोर्ट का आप एलामिया पढ़ लें, उसमें कोई ये नहीं कहा गया था कि इसके 2 एस्पेक्ट होंगे, एक इन्वेस्टिगेशन का है जो कि इंक्वायरी कमीशन करेगा, और जो जजेस कह रहे हैं कि हमें गाइडेंस दी जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, तो कोड ऑफ कंडक्ट मुरतब करने की जिम्मेदारी या सुप्रीम कोर्ट का बेंच ले लेगा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले लेगा। उसका जिक्र फुल कोर्ट के उस एलामिया में नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजों की वजाहत मिली है जो कि उस वक्त बिल्कुल नहीं थी। तो आज ये तो कम से कम बेहतर हुआ है कि 2-3 एस्पेक्ट हैं जिसपे कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी। अच्छा ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी समाअत हुई, 6 जजेस के खत के मामले को टेकअप किया गया। इसके ऊपर बहुत से रिमार्क्स भी सामने आए, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। खासकर सलीम साफ़ी साहब, ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, फिर जिलानी साहब का उसमें पहले तो सरबराह की हैसियत से उनको नामजद करना, फिर उनका अपने आप को रिक्यूज़ कर लेना, इसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि बहुत जिस तरह की बातें हुई, तनकीद हुई, यहाँ तक प्रेशर आया और उनके नाम के ऊपर उनको शर्मिंदगी होने शुरू हो गई कि क्यों प्रपोज़ किया गया। किस हद तक ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इस मामले के अंदर किया, और क्या आपको लगता है जो रिमार्क्स आए हैं वो ज़रूरी थे, और उससे कहीं ना कहीं जो तनकीद हो रही थी इन रिमार्क्स के अंदर वज़न है कि क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा था? देखें, कल के प्रोग्राम में मेरे ख्याल में रीमा ने और दुरानी साहब ने और मैंने जो कुछ अर्ज़ किया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी मिलते जुलते उससे मौक़िफ़ उनका आ गया, और जो एतराज़ात थे तो उसका जवाब दिया गया। मसलन एक एतराज़ ये था फुल कोर्ट के बारे में, तो फुल कोर्ट का जवाब आ गया कि फुल कोर्ट क्यों नहीं है, और वही वजाहत जो कल हमने की थी वो चीफ जस्टिस साहब ने की थी कि सारे जजेस दस्तयाब नहीं थे। दूसरा, फिर कल यहीं पे हमने सवाल किया था कि अच्छा माजी में कितने फुल कोर्ट मीटिंग हुए थे जस्टिस उमर अताब बंदियाल के उसमें, तो आज उन्होंने यही सवाल किया अटॉर्नी जनरल से कि उस दौर में कितने फुल कोर्ट मीटिंग्स हुए थे, तो उनकी तरफ से जवाब यही था कि कोई एक भी नहीं हुआ था। और फिर ये बात भी कि हुकूमत से रुजू इसलिए किया गया था क्योंकि इंक्वायरी कमीशन बनाना वो हुकूमत का इख्तियार है। तो मेरे ख्याल में आज तो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट पे अभी तक इस हवाले से जो एतराज़ात हुए थे उनका जवाब दिया गया,
और फिर जो आप समाअत कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन दे दी गई। लेकिन ये बात मुझे भी ज़्यादा इससे कोई उम्मीद तो नहीं है कि, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है और जिस तरह जस्टिस अख्तर मीर अल्लाह साहब ने कहा था कि ये आज से नहीं हो रहा है। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि चलो इन जजेस का तो ये इतनी खुशकिस्मती है कि उसका नोटिस भी लिया गया, उनको शाबाश भी दी जा रही है। लेकिन जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने यही फरियाद की थी तो उसको बिल्कुल उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखा गया कि अपने कुलीग जजेस ने उनका टेलीफोन सुनना भी ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त घुटन और जबर अदलिया में वो शायद आज से ज़्यादा था। फिर ख़ुद जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के साथ जो कुछ किया गया, उनकी अहलिया का आज मिसाल भी दी अटार्नी जनरल ने कि उनकी अहलिया के बावजूद इसके कि उन्होंने 2 बंदों को नॉमिनेट किया था, लेकिन उसका ना अदलिया ने कुछ किया और ना एग्जेक्टिव ने कुछ किया। तो आज एक तो ये है कि एग्जेक्टिव कम से कम ज़ुबानी हद तक ये कह रही है कि वो अदलिया के साथ है, और दूसरा इतने ऊंचे बालाई फोरम पे उनका नोटिस ले लिया गया है। तो कुछ ना कुछ हमें तवक्को है, लेकिन ये मसला सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में ज़्यादा हल नहीं कर सकती। और अगर जजेस ये मसला हल कर सकते थे तो फिर तो वही बात थी कि जिस जज को किसी ने अप्रोच किया है तो वो तौहीन अदालत में उसको बुलाता और उसको सज़ा दिलवाता। मेरे ख्याल में मसला तब हल होगा जबकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए पार्लियामेंट कानून साजी करे। अच्छा, बस यहाँ पे आके आप खामोश हो गए सर, आगे इसकी वजाहत नहीं करेंगे? यही मैं वजाहत कर रहा हूँ ना कि देखें कि हमारी खुफिया एजेंसियों के लिए पार्लियामेंट को कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाना चाहिए और कानून साजी भी करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो मामला वहीं से होगा। बट इस समाज से क्या एक्सपेक्टेशन ऑल्सो? उमर, ये बात आप कहिएगा, जिस तरह अभी शहजाद ने कहा कि फुल कोर्ट के एलामिये में शायद वजाहत नहीं थी, इसकी वजह से बहुत से शकूक व शुबहात या सवालात लेट से पैदा हुए और फिर उससे तनकीदी रंग भी जिसने चाहा दिया। क्या ये वजह थी? इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर और सब कुछ आया, या फिर आप कुछ और समझते हैं कि यहाँ तक मामला पहुँच गया कि फिर एंड में आज जो वजाहत देना पड़ी कोर्ट को बैठ के? अलीना, मेरे ख्याल है कि कोई चीज़ें जो है ना हम वक्त के साथ सीखते हैं, कोई और जब तक हमारे नॉलेज में नहीं होता, कोई लोगों की जहालत जो है वो दूसरों के लिए एक अजाब बन जाती है कि वो एक बात पर डट जाते हैं, वो अड़ जाते हैं कि नहीं फलां चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, फलां चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, और फिर एक वक्त लगता है कि लोग उस नतीजे पे पहुंच रहे होते हैं। मुझे याद है कि ये जब अभी कमीशन की बात हो रही थी तो मैं अक्सर मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था, कई लोग ये बात करते थे कि जी वो एक रिटायर्ड जज क्या करेगा। तो मैं सोचता था कि इधर तो हाजिर सर्विस जज कुछ नहीं कर पा रहे, वो खुद जो है फरियादी बन के आगे चीफ जस्टिस के पास गए हुए हैं जी कि हमें हुक्म दें, या हुक्म नहीं, हमें गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। यानी कि इनमें वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने एक एक रुकनी बेंच ने वजीर आजम को तलब कर लेते थे। उसमें वो जज भी शामिल हैं कि जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर को इतनी उनकी नाक की लकीरें निकलवा के उनको कंटेम्प्ट, उन पे चार्जेस लगा दिए, लेकिन जब उनको नामालूम अफराद से वास्ता पड़ा तो उन्हें आइडिया नहीं हो रहा था कि हम इनको किस तरह से डील करें। अब ये है कि अगर हाजिर सर्विस जज कुछ नहीं कर पा रहे तो उधर जो है जी वो रिटायर्ड जज जो है, रिटायर्ड जज पर क्यों इतराज था? दूसरा ये था जी कि आप जो है मुल्जम के हाथ में सारा मामला दे रहे हैं। मुल्जम कौन है जी? एग्जेक्टिव मुल्जम है। अभी जो ओवरऑल डिस्कशन हो रही है, या ये नहीं ये सारा कमीशन बन गया है, तो जो ये उसने 184 के तहत जो आगे कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद क्या हो रहा है? वही चीजें हो रही हैं। आज क्या हम किसी डिफरेंट कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं? क्या आज हम इंतजामिया की मर्जी के बगैर कुछ कर पा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी फोर्स है? क्या उसका अपना इन्वेस्टिगेशन का कमीशन है कि जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करेगी वो दोबारा से गवर्नमेंट की एजेंसीज को इन्वॉल्व करेगी? तो मैं जिस तरह ये रीमा बात कर रही थी कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को सुना है, तो मैं भी जब ये सुनता था उनमें ऐसे भी लोग थे जो 300 लोग, 300 वकला जिन्होंने लेटर लिखा था कि 184 के तहत आप इस पे एक्शन लें, तो मेरे भी कोई दोस्त उसमें शामिल थे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या होगा 184 के तहत जो अभी नहीं हो पा रहा।
तो उन्होंने कहा जी कि हम ये समझते हैं कि असल में जो है ना ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जरा एक थोड़ा सा कोई दबका दुबका मारेगी, और ये है कि ये ऑप्टिक्स असल में अभी जो कुछ हो रहा है ना बेसिकली ये ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है उसको भी पता है कि उसी काम वही होना है कि जो एक कमीशन कर सकता था। तसद्दुक जिलानी साहब हैं, अभी हमें यह भी पता चल गया कि नाम उनका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। दूसरा, जिलानी साहब की अच्छी शोहरत है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिकमेंडेशन दे देगी कि गवर्नमेंट को यह करना चाहिए। जिलानी साहब क्यों नहीं रिकमेंडेशन दे सकते थे? वो भी दे सकते थे। ये हमारी बाज़ कम इल्मी का मसला है, बाज़ हमारी जज्बातियत का मसला है कि हम चल पड़ते हैं इन्हीं के इधर जो है पॉपुलैरिटी कंटेस्ट चल रहा ये भी तो है ना कि अगर इंक्वायरी करवानी है सारे के सारे मामले की, तो फिर मामला या पुलिस को जाएगा, FIA को जाएगा, इंक्वायरी कमीशन में जाएगा। अच्छा नहीं तो वही जाएगा ना, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि मामला तो फिर इंतजामिया की तरफ जाएगा। हम तो इधर तो लोग ये बात कर रहे थे जी कि इस टाइम एग्जेक्टिव मुल्ज़म है, एग्जेक्टिव को दरमियान में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, तो फिर हम मामला तो उधर ही लेकर जा रहे हैं ना। अच्छा। ये जो बात साफी साहब कर रहे थे, जो इन्होंने कंक्लूजन दिया एजेंसीज के हवाले से, ये जो है ना हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं एजेंसी के, इसमें हम सारे जिम्मेदार हैं। और इसकी मैं एक अक्सर देता हूं कि शायद कभी किसी जो एक डिसीजन मेकर तक या जो कुछ करना चाहते हैं उन तक पहुंचे कि पीपल्स पार्टी के दौर की बात है, डॉक्टर शुएब सडल DGIB थे। हमारी किसी एजेंसी का कोई कानून नहीं है, उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए वजूद में आई है, कोई कानून नहीं बना। मैं जब अगवा होने के बाद वापस आया था तो मैंने आके कोई इंतकाम का मुतालबा नहीं किया था, इस कानून का मुतालबा किया था कि इनका बनना चाहिए। हामिद मीर साहब के बाद जब उनका वाकया हुआ मैंने आके कानून की बात की थी कि इनका कानून बनना चाहिए। और डॉक्टर शुएब सडल जो हैं उन्होंने एज अ DGIB उन्होंने एक मुसवदा तैयार करके दिया कि IB का ही कानून बना दें, IB का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दें। हमारे ये जो सियासतदान हर टाइम जो विक्टिम बने होते हैं ना, इन्होंने वो नहीं बनाया, क्योंकि इन्होंने IB को इस्तेमाल करना होता है। IEC को तो सही है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं सर। कल राना सनाउल्लाह साहब को बयान सुन लेना, वो कहते हैं एक जो शख्सियत है स्पेसिफिकली वजीर दाखिला साहब, वो शुक्र करें वो वजीर दाखिला ही हैं, वजीर आजम नहीं बन गए, वो चाहते थे वो भी कर सकते थे, ये इख्तियारात हैं। बट आई थिंक रीमा कुछ ऐड करना चाहती थी और शहजाद भी, अगर मुख्तसरन करें फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको आगे सेकेंड राउंड में करना जी साफी साहब, अगर एक आध रिमार्क है तो फिर वो दे दें। जी मैं इसी से मुतालिक देखें जी सर, मैंने कोई 4-5 साल पहले एक कॉलम लिखा था, उसमें मैंने इंटेलिजेंस एजेंसियां गिनी थी, तो उस वक्त 26 इंटेलिजेंस एजेंसियां थी पाकिस्तान में। यानी सिर्फ हम तो ये 3-4 की बात, ISI, MI, IB, इसके अलावा कस्टम इंटेलिजेंस, फिर हर कोर के अपने इंटेलिजेंस होते हैं, जाते जाते इसी तरह अब पता नहीं कहाँ FIA, पता नहीं कितने कितने, तो 26 उस वक्त मैंने गिनी थी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, और मिसिंग पर्सन्स का भी अगर आप देखें तो वो जन्म यहाँ से लेता है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों का कोई कानून बाकायदा, ज़ाब्ताकार, बाकायदा कवायद ज़वाबित वो अभी तक नहीं बने, नहीं किए गए और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत सब काम कर रही हैं। तो हल इसका मुस्तकिल यही है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए कानून साजी की जाए, ठीक है सर, और कोड ऑफ कंडक्ट्स बना दिए जाए सबके लिए। सर डन। अभी अच्छी बात है मामला निकला है तो एटलीस्ट हम इसके ऊपर बात तो कर सकते हैं। कुल के रीमा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? रीना, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर कानून साजी की बात है, या असगर खान जजमेंट में इस पे इसका जिक्र है, बल्कि बहुत डैमनिंग बातें हैं, पूरी तारीख दी गई है कि पाकिस्तान में इस तरह के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी क्या एवोल्यूशन रही और क्यों उन पे कानून साजी नहीं हुई। फिर ऑफ कोर्स हमारे पास फैजाबाद धरना जजमेंट है जिसमें एक रिकमेंडेशन थी पार्लियामेंट को कि आप इस तरह की कानून साजी करें। ये बात वो जो पूरी नॉइज थी उसमें कहीं खो गई कि जो फुल कोर्ट मीटिंग का एलामिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया उसमें उन्होंने ये इसका जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब ने अश्योर किया अदालत को कि ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन जो फैजाबाद धरना जजमेंट की है जिसमें इस तरह की कानून साजी का जिक्र है उस पे इकदाम लिए जाएंगे हुकूमत की तरफ से। तो ये कहीं खो गई बात, ये अहम थी। लेकिन शायद इस जजमेंट में फिर से अगर इस पे एक रीइंफोर्स हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन इस पे पहले हमारे पास जजमेंट्स मौजूद हैं। जो उमर बात कर रहे थे, मैं बहुत सी उनकी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी इस सुप्रीम कोर्ट की
हेयरिंग की इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ ऑप्टिक्स की बात नहीं है, मेरे लिए सॉलिडारिटी की बात है कि आपकी एक हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट मिलके बैठी है, उस पर बात कर रही है। ये एक दिखाता है, एक यकजहती दिखाता है उन जजेस के लिए, चाहे एंड में आपके पास एक डिक्लेरेशन की ही जजमेंट क्यों ना हो। मेरे लिए ये सॉलिडारिटी और सबका इस पे बात करना अहम है। दूसरा, रिकमेंडेशंस जो एक इंक्वायरी कमीशन से आएंगी उसकी एक मुख्तलिफ अहमियत होती है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की एक मुख्तलिफ अहमियत होती है। एक कमीशन कह सकता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने दायरा कार से ट्रेसपास कर रही हैं, वो कह सकते हैं, उसकी अहमियत है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये बात कर दी जाती है, उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। बट अगर ये प्रोसेस इसी तरह से होता, रीमा सॉरी टू कट यू ऑफ, टाइम बड़ा छोटा रह गया, एक सेकंड, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया तो मैं आपसे कर लूं रीमा। बट अगर ये इसी तरह से प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस इसी तरह से चलता कि इंक्वायरी कमीशन होती, उसकी रिकमेंडेशन जाहिर बात है कहीं ना कहीं आती है सुप्रीम कोर्ट या व्हाटएवर, और फिर प्रोसेस जिस तरह अब चल रहा है उसके रिवर्स होता, प्रोसीजर के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खड़ी होती है अपने जजेस के पीछे, तो वो काफ़ी ना था, बजाय इसके कि अब हम एक रिस्ट्रिक्टेड सुप्रीम कोर्ट और उसके तरफ जा रहे हैं फुल कोर्ट की हियरिंग्स, जिस तरह उन्होंने भी कहा। ये सब चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये मेरा पहले दिन से ये मौकफ है कि एक इंक्वायरी कमीशन कैन बी पार्ट ऑफ द रिस्पांस। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स एक हिस्सा हो सकती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स एक हिस्सा हो सकती है। और एक बहुत अहम बात है कि पार्लियामेंट के बगैर ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। कानून साजी के लिए आपको पार्लियामेंट की जरूरत है। और जो शहजाद कह रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाई कोर्ट्स पे भी अप्लाई करेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकता। इसके लिए या आपके गाइडलाइंस भी नहीं, ये तो चीफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की पावर नहीं है हाई कोर्ट्स के ऊपर। हाई कोर्ट्स जो इंडिपेंडेंट है, उनके चीफ जस्टिस को या ये इकदाम लेने की जरूरत है कि वो अपने रूल्स बदलें, या इस पे कानून साजी की जरूरत है, दोनों में से एक। लेकिन अगेन ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव को कहेगा, वही रिकमेंडेशन होगी ना। शहजाद खुद से तो नहीं कर सकते, खुद से नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं गाइडलाइन से नहीं, जो आप कह रहे थे कि वो उस पे कर दें, लागू कर दें हाई कोर्ट्स पे। अगेन ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें उन्होंने, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। Anyway, point is सब मुख्तलिफ चीजें सोल्यूशन का या रिस्पांस का हिस्सा हो सकते हैं। इसमें से एक पे फोकस करना, बाकी सबको रिजेक्ट करना, मेरा नहीं ख्याल ये वाइज होगा। इन सबको साथ लेके जाने की जरूरत है। ठीक है शहजाद जी। अलीना, एक तो ये जो अभी उमर साहब बात करते हैं उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैंने लास्ट वीक भी ये कहा था कि जब आप रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाते हैं तो उसका वही हाल होता है जो आज हुआ है। यानी आप देखें, आज अदालत में ये कहा गया कि उनको टीआर, सुन तो मेरा जवाब तो सुन लीजिए। नहीं, आपका जवाब ही सुन रही हूँ जी। आज कोर्ट में ये बताया गया कि उनको टीआरस का पहले से पता था, उन्होंने टीआरस में एडिशन करवाई और इसके बाद भी वो पीछे हट गए। यानी कि जो वजह उन्होंने बताई है कि टीआरस मुताबिकत नहीं रखते थे उस खत से, वो बात तो गलत थी। और आज ये डिस्कस हुआ कि वो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से पीछे हटे। अगर इंक्वायरी कमीशन बनना ही था और 3 हाजिर सर्विस जजेस होते, मैं अभी भी समझता हूं वो ज्यादा एम्पावर्ड होते हैं, इदारा उनके पीछे खड़ा हुआ होता है, इसीलिए उनका इस तरह सोशल मीडिया का प्रेशर लेके, या जैसे ये आज 184(3) में यहाँ पे जजेस सोशल मीडिया का प्रेशर लेके पीछे नहीं हट जाते। और आपने देखा तस्दीक जिलानी साहब ने वही किया जिसका शायद खदशा था कि वो सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं ले सके। दूसरा, ये बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ आज जो है सिर्फ परसेप्शन की बात नहीं है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बार बार कहा हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देना है। यहाँ मसला क्या होता है, सलीम साफी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है पार्लियामेंट की, कि जब भी सियासतदानों ने लड़ना होता है इंडिविजुअली लड़ाई करते हैं, पार्लियामेंट बतौर पार्लियामेंट लड़ाई नहीं करते। यहां पे क्या बात हो रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते। बहुत सारे आज लोग ये कह रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते। वो जजेस कह रहे हैं कि आप बताएं कि क्यों इस पे इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ना दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर है जब इदारा एक सॉलिडारिटी दिखा के खड़ा होता है कि हम साथ हैं, उसका रिस्पांस और उसकी अहमियत मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक कर नहीं सके हैं, सोशल मीडिया का दबाव। और आज अदालत ने भी उसके ऊपर रिमार्क्स दिए और फिर बड़ा रेलिवेंट हमने देखा कि किस तरह से तनकीद होती रही। उमर, ये थोड़ा सा समझाइएगा कितना रियल है, और क्या आपको लगता है ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना बयानात, पूरा एक नैरेटिव इसके गिर्द बना लेना, वो मुतासिर करते हैं इवेंचुअली फिर इस तरह के डिसीजंस को, जिस तरह हमने अभी प्ले आउट होते हुए देखा? अलीना, ये जो शहजाद बात कर रहे थे ना, पहले जो बात आ रही थी एक कमीशन के सरबराह के हवाले से, वो ये आ रही थी जी कि उन्होंने एजेंसीज के साथ डील करना है, तो एक रिटायर्ड जज उनके साथ कैसे डील करेगा। उस टाइम सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही थी। और ये सोशल मीडिया की जो, ये तो फिर कोई बदमाशी होगी ना जी, सोशल मीडिया किसी को आगे लगा ले, सोशल मीडिया का दबाव आ जाए कि जिलानी साहब जो है वो भी सोचते होंगे कि इतने लोग जब पीछे पड़े हुए, वो चाहते ही नहीं है
कि मैं तहकीकात करूं तो मुझे इतनी जान को क्या बनी हुई है कि मैं इतना एक डेयरिंग स्टेप लूं। मुझे याद है कि जब ये सलीम शहजाद का वाकया, मरहूम का वाकया हुआ, तो उस टाइम साकम सार हाजिर सर्विस जाए थे कमीशन के सरबराह बने हुए। जो पहली उनकी जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग हुई, मैं भी उसमें शरीक था। वो आए, उन्होंने कहा कि मैं घर से निकला तो मेरी बेगम ने मेरे जेब में यासीन डाली थी कि आप जो है ना एक वो सूरह यासीन डाली थी या आयतुल कुर्सी, कि उन्होंने कहा कि आप एक बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं तो ये आपकी हिफाजत करेगी। तो जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके भी यही हालात होते हैं। बाकी ये है कि ये सोशल मीडिया का जो है ना, ये कोई तरीका नहीं है कि सोशल मीडिया के कहने पे जो है वो ये जी सोशल मीडिया की इतनी जी फतह हो गई थी कि अदालत ने 184 के तहत जो है वो ले लिया। ये तो फिर एक जो डेमोक्रेसी होगी कि उसके तहत किसी हम नतीजे पे पहुंच नहीं सकते। और यही होगा जी कि सोशल मीडिया इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि इतने लोग जो भी बात कर रहे थे, क्या उनकी बात में कोई वजन था, क्या हम किसी नतीजे पे पहुंचे? ये तो फिर एक पॉपुलैरिटी कंटेस्ट हो गया कि उधर जी वो फलाम बंदे ने ये मुतालबा किया और उसके 2020 में लिहाजा जो काजी साहब जो है उनको उसकी बात माननी चाहिए। तो ये कोई हमारे लिए मेयार नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे ये लोग मेयार नहीं है, जो है ये मेयार नहीं है। अल्टीमेटली ये है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो मैटर करनी चाहिए। अब जो हमारे वकला है वो भी उसी चक्कर में चल पड़ते हैं, यार सारे ये डिमांड कर रहे हैं, हम भी ये कर दें। अच्छा, शहजाद जवाब देना चाहेंगे? सोशल मीडिया का इस तरह का जो प्रेशर और जिस तरह की तनकीद हो रही होती है वो अक्सर जो है बहुत ही फजूल होती है। उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना उसकी वजह से फैसले बदलने चाहिए। लेकिन हकीकत ये कि फैसला बदला है। जब हम कहते हैं कि जब हाजिर सर्विस जजेस होंगे या 184(3) होगा, उन पे दबाव डालना निस्बतन हम रिलेटिवली ही बात कर सकते हैं। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी नजर में आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का हाजिर सर्विस जज हो, उस पर प्रेशर डालना मुश्किल होगा। यहां तो हम ये बात कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से पीछे हट गए। सोचे जब जो दबाव का हाई कोर्ट बात कर रहा है सोशल मीडिया की बुनियाद पे। अच्छा रीमा, मुझे ये बताइएगा, दबाव का बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कर रहे हैं। हम ये कहते तो कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के दबाव के तहत 184 का उन्होंने नोटिस लिया है, तो क्या सोशल मीडिया के दबाव आएगा तो फैसला भी फिर उसी तरह आ जाएगा। लेकिन रीमा मुझे एक चीज़ बताइएगा, प्रेशर यकीनन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ ना कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि देर इम्पार्शियल, लेकिन कुछ ना कुछ ह्यूमन होते हैं, आ जाता है प्रेशर। जैसा कि अभी चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए कि जस्टिस जिलानी किस तरह से उनके ऊपर तनकीद हुई, सबको देख के शर्मिंदगी हो रही थी। पूरी दुनिया में इस तरह के हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के बाद कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता होगा, प्रेशर होता होगा। क्या किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, या वहाँ पर क्या अप्रोचेस ली जा रही हैं कि इसके ऊपर काबू पाया जा सके? ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर वर्सेस अदालती फैसले, जुडिशल कॉन्डक्ट एंड ऑल। अलीना, आपका सवाल बहुत अहम है, किसी और दिन इस पे बात कर लेंगे। अभी जो बहस हो रही थी मैं उस पे मैं ऐड करना चाह रही थी। देखिए, जो हम बात करते हैं ना माजी की एग्जांपल्स देख के कि कमीशंस जो हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, इस तरह तो मेमोगेट कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) जुरिस्डिक्शन में हाजिर सर्विस जजेस की 3 मेंबर की कमीशन बनाए, आप उसमें देख लीजिए उसकी रिकमेंडेशंस का क्या हुआ, उसके साथ कितना लोगों ने उनके सामने पेश हुए, उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई, उसमें कितनी कंट्रोवर्सी बनी। तो हमारे पास जो मिसालें हैं वो तो हर तरह की कमीशन हो, चाहे वो रिटायर्ड जजेस की हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो, चाहे वो सर्विंग जजेस की हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई हो, उन सब की हमें कोई बहुत अच्छी मिसालें नहीं मिलती कि वो किसी नतीजे पे गई हो। बल्कि दुनिया भर में, इसमें मैं आपको दे सकती हूँ बात, मैंने नेपाल और श्रीलंका पे इस पे रिसर्च की हुई है, वहां भी यही कंक्लूजन है कि कमीशंस ऑफ इंक्वायरी जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए, चाहे वो जिस तरह की भी हो, वो अक्सर इनइफेक्टिव ही होती हैं। तो ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर सर्विंग जजेस इस कमीशन में होते तो वो ज्यादा पावरफुल होते, ज्यादा एम्पावर्ड होते। इसकी हमारे पास मिसाल तो नहीं मिलती हमें पाकिस्तान में। दूसरा जो उमर बात करे थे वो बहुत अहम है, और आपने भी कहा अलीना, इस पे भी बहुत रिसर्च हो चुकी है कि जो पॉपुलिस्ट पार्टीज होती हैं, जिनकी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करती है, उनकी सपोर्ट बेस भी वैसे होती है, जजेस अक्सर उनके दबाव में आ जाते हैं और उनके फैसले ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ग्रोइंग रिसर्च है दुनिया में, जैसे जैसे पॉपुलिज्म पे ज्यादा काम हो रहा है, जुडिशरी से भी जुड़ा उस पे काम हो रहा है, और ये जो नतीजा अभी तक मैंने पढ़ा है वो यही आ रहा है। तो ऑफ कोर्स जो प्रेशर्स हैं वो इस तरह भी काम करते हैं, प्रेशर्स इस तरह भी काम करते हैं, लेकिन ये कहना
के प्रेशर की वजह से जिलानी साहब जो हैं उन्होंने कमीशन से रिक्यूज कर लिया। अगर सर्विंग जजेस होते वो ना करते, मेरा ख्याल में थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए समझना, क्योंकि यहाँ तो हमने ये देखा है इस मुल्क में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये नजर आता है कि वो भी पॉपुलिस्ट और दबाव की वजह से किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जो कंक्लूजन है ये शायद नतीजे पे तो पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, ऑर्डर तो आया है, वो एक अगला फेज है कि उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि एक जज साहब जो है, जहां हम बात करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत ये कि हमें इदारों से इंटरफेरेंस से हमें धमकियां मिल रही होती हैं, और वहां पे हम ये बात करें कि तसद्दुक साहब जो कि बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक है, वो सोशल मीडिया के प्रेशर से हट गए। सो वी हैव टू सी कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहते थे शहजाद, मुख्तलिफ चीजें। आई थिंक वो रीमा ये कहना चाह रही है कि दोनों को इक्वेट नहीं करें, कि अगर वो होते तो वो दबाव में ना आते, वो भी शायद उतना ही कंक्लूजन है जी। ठीक है जी, ओके, दैट इज इट फॉर टुडे, दैट इज ऑल वी हैव टाइम फॉर टुडे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।